हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर आप सब बच्चों का एक बार फिर से आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th में टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और फॉर्मूला मास के बारे में जानने वाले हैं। दीज आर द बेसिक टर्म्स ऑफ क्लास 11। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास is a mass of an atom, यानी किसी एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंट इन AMU यूनिट्स। इसको हम AMU यूनिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। आजकल इसको यूनिफाइड मास के नाम से भी जाना जाता है। AMU इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। तो हम इसे सपोज करो हमारे पास कोई भी एक एटम है, सपोज करो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो आप जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम का मास हम 1 लेते हैं। तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे AMU के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 AMU। सपोज करो हमें मास ऑफ क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन एटम इज इक्वल टू 35 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बिकॉज मास ऑफ एटम काफ़ी स्मॉल होता है, इसका हम जनरली मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे माइक्रो ऑब्जेक्ट जिनका हम मास डिटरमाइन नहीं कर सकते, उनके मास को हम AMU के अंदर कंसीडर करते हैं। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो रेफरेंस है ये हमारे पास आया कहाँ से? तो इसका अगर हम रेफरेंस देखें तो हमने AMU को एक रेफरेंस माना हुआ है, जिसके थ्रू हम किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेफरेंस जो एटम यहाँ लिया गया है इसको हम बोलते हैं कार्बन 12। कार्बन के वैसे तो 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 और C14, बट हम रेफरेंस एटम की फॉर्म में हम कार्बन 12 आइसोटोप्स को रेफरेंस मान लेते हैं। और इसकी ऐसा मानते हैं कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इक्वल टू 1 AMU। इसका मतलब AMU एक ऐसी यूनिट है जो कार्बन के 12 मास का 1/12 पार्ट होती है। तो यहाँ हम एक AMU की हमने एक AMU बराबर इक्वल टू, ये हमारे पास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मुझे मास
ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम, तो ये एक एटम का मास है, ये मास ऑफ क्लोरीन एटम, तो ये एक क्लोरीन का मास है 35.5 AMU। तो इस तरीके से हम एटॉमिक मास को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के बाद जब हम एटॉमिक मास से ग्राम एटॉमिक मास में चलते हैं तो जनरली हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो हम एटॉमिक मास को ग्राम में कंसीडर करते हैं। तो किसी भी एटम के मास को ग्राम में कंसीडर किया जाता है, जिसे ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, if mass of atom is represented in the terms of gram is called gram atomic mass. If mass of an atom is represented in terms of gram, it is called gram atomic mass। तो जनरली हम किसी भी एटम का जो मास है, एक एटम का मास AMU के अंदर कंसीडर करते हैं, लेकिन एक एटम के मास को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, बिकॉज एटम इज ए वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इवन एटम इज ए smallest particle, it cannot seen without our naked eyes. If we want to see this type of particle, we used a microscope. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास की, इसलिए हम जनरली एटम के मास को AMU के अंदर ना रिप्रेजेंट करके उसको ग्राम की वैल्यू में कंसीडर कर लेते हैं। इस तरीके से जब हम किसी एटम का मास ग्राम के अंदर कंसीडर करते हैं, इसे हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो यहाँ हम ग्राम एटॉमिक मास अगर लिखते हैं तो सपोज करो हमारे पास हाइड्रोजन का मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ये एक AMU होता था, लेकिन अब हम इसको AMU में कंसीडर ना करके ग्राम में कंसीडर करेंगे, तो हाइड्रोजन एटम के मास को हम 1 ग्राम बोल देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मास ऑफ सोडियम एटम है, तो मास ऑफ सोडियम एटम ग्राम के अंदर जब हम कंसीडर करेंगे तो इसका वैसे सोडियम एटम का मास 23 होता है, तो हम इसको 23 AMU ना लिखकर हम इसको 23 ग्राम के अंदर कंसीडर करते हैं, ताकि हम मास को का मेजरमेंट कर सकें। तो यहाँ हम लिख देते हैं 23 ग्राम ऑफ सोडियम मास। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम का मास AMU के अंदर ना लिखकर हम इसके मास को ग्राम में कंसीडर करते हुए ग्राम एटॉमिक मास के रूप में कंसीडर करते हैं, ताकि हम एटम के मास को डिटरमाइन कर सकें, उसके मास का मेजरमेंट कर सकें। तो इसी के बाद नेक्स्ट जो हम टर्म पढ़ने वाले हैं, इसमें आता है एवरेज एटॉमिक मास। तो अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज
एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास हम तभी कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास एक एटम के एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं। तो ऐसे एटम जिनके नेचर के अंदर आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, उन आइसोटॉप्स का हम जनरली मास जो है वो एवरेज, उनके मास का हम एवरेज निकालते हैं, जिसे हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। तो इट इज कैलकुलेटेड for isotopes of atoms, isotopes of same atom। सपोज करो हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरीन के हमारे पास दो आइसोटोप नेचर में देखने को मिलते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। बोथ आर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन एटम। तो आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर इज डिफरेंट होता है। ऐसे एटम एक दूसरे के आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ कार्बन के आइसोटोप्स लिखें तो कार्बन के नेचर में 3 आइसोटोप्स एक्सिस्ट करते हैं, C12, C13 एंड C14। कार्बन एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड 6। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है तो ऐसे एटम एक दूसरे के आइसोटॉप्स होते हैं। तो क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये कुछ ऐसे एटम्स नेचर के अंदर एक्सिस्ट करते हैं जिनके एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं। तो जनरली ऐसे एटम्स का हम ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास कंसीडर ना करके हम इनका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी एटम का, उसके आइसोटोप्स का एटॉमिक मास कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं, इसी के लिए हमें एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। If percentage abundance of both chlorine isotopes is 75% and 25%. Calculate the average atomic mass of chlorine atom if percentage abundance of both chlorine isotopes is 75% and 25%. हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू abundance of first isotope। हम फॉर्मूला बनाते हैं, abundance of first isotopes into its atomic mass
into its atomic mass। इसका सम करेंगे हम abundance of second isotopes into its atomic mass divided by 100। इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी एक एटम का एवरेज मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट एटम का जो अबंडेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 75%, तो 75 इंटू और फर्स्ट एटम का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो यहाँ दिया हुआ है 35। इसी तरीके से सेकेंड जो हमारे पास आइसोटोप्स है, इस सेकेंड आइसोटोप्स का अबंडेंस 25% गिवन है, तो यहाँ हम 25% और इसका एटॉमिक मास हमारे पास 37 गिवन है, तो यहाँ हम दोनों का सम कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 35.5 AMU। तो इस तरीके से हमने क्लोरीन एटम का एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट किया। एटॉमिक मास है इसलिए इसका यूनिट AMU या यूनिफाइड मास के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसी तरीके से हम किसी भी कोई भी ऐसे आइसोटोप्स जिनका हमें अबंडेंस पता है तो उनके अबंडेंस को यूज करके हम उनका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। जितने आप लोग बच्चे इसको एक बार कॉपी करें, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास, देखो बच्चों मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। अब आप जानते हो मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो जब हम एटम के मास को AMU के अंदर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम किसी मॉलिक्यूल के मास को भी AMU या यूनिफाइड मास की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल, सपोज करो हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है H2O। तो H2O के अंदर हमारे H2O इज अ मॉलिक्यूल, इसके अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो 2 हाइड्रोजन एटम का जैसा कि हम मास जानते हैं 1 होता है और इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है इंटू 2। ऑक्सीजन का सिर्फ सिंगल एटम है और सिंगल एटम का मास जो है वो 16 होता है। तो टोटल हमारे पास 18 AMU। तो 18 AMU इज द मोलिकुलर मास ऑफ H2। सपोज करो हमारे पास KNNO4 है या हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का हमें मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, क्लोरीन का 35.5। टोटल मास हम जब इसका कैलकुलेट करते हैं 4 एंड 18 और 35.5
53.5 AMU is the molecular mass of ammonium chloride। तो अमोनियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास जो है वो 53.5 AMU होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए जो है हम मोलर मास की बात करते हैं मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है? अगर सिंगल मोलिक्यूल, अब हम जानते हैं कि मास ऑफ ए सिंगल कंपाउंड, तो किसी सिंगल कंपाउंड के मास की अगर बात करते हैं तो उसे हम मोलर मास बोलते हैं। तो सिंगल कंपाउंड आपको पता है, सपोज करो हम एक कंपाउंड लेते हैं H2O इज ए कंपाउंड। यहाँ हम H2O को कंपाउंड कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ हमने H2O को मॉलिक्यूल कंसीडर किया, यहाँ हम H2O को कंपाउंड कंसीडर कर रहे हैं। जब हमने H2O को कंपाउंड कंसीडर किया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ, इसके अंदर 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स मौजूद है। और इसका मास हमने 18 AMU, तो 18 AMU तो 8 H2O के मॉलिक्यूल्स का मास था। लेकिन अब जब हम अब की बार बात कर रहे हैं इतने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स की, तो इतने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वो 18 AMU नहीं होकर 18 ग्राम होता है। तो यहाँ इस तरीके से जब हम मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास कंपाउंड का निकालते हैं तो उसे हम ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हम किसी मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल्स का तो उसे हम AMU के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा कि कंपाउंड का मास, क्योंकि कंपाउंड के अंदर आवेगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, इसकी वजह से उसका मास जो है वो ग्राम में कंसीडर करना होता है। इसी के बाद हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं फॉर्मूला मास की। तो बात करते हैं हम फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास जनरली अगर हम एटॉमिक कंपाउंड की बात करते हैं तो एटॉमिक कंपाउंड जो एटम से मिलकर बना है, एटॉमिक कंपाउंड की बात करते हैं तो एटॉमिक कंपाउंड का मास हम मोलर मास में रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसका मास हम फॉर्मूला मास में कैलकुलेट करते हैं। तो mass of ionic compound is calculated in formula mass. Mass of ionic compound is represented in formula mass। जबकि अगर हम एटॉमिक कंपाउंड लेंगे तो उसका मास हम मोलर मास लिखते हैं। तो फॉर्मूला मास, सपोज करो हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl। NaCl इज ए आयनिक कंपाउंड। आप सभी जानते हैं NaCl एक आयनिक कंपाउंड होता है। MgCl2, AlCl3, ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस, दीज आर आयनिक कंपाउंड क्योंकि ये आयन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड का जब कभी भी मास कैलकुलेट किया जाता है तो उसका मास मोलर मास में कैलकुलेट ना करके हम
उसका मास फॉर्मूला मास के अंदर जो है कंसीडर करते हैं। तो यहाँ हम सपोज करो NaCl का हम मास निकालते हैं, तो Na के अंदर Na प्लस और Cl माइनस आयन एक्सिस्ट करते हैं। Na का एटॉमिक मास 23 एंड क्लोरीन का मास 35.5। दिस इज फॉर्मूला मास, यानी कंपाउंड के मास की बात हो रही है और कंपाउंड के मास की बात होगी तो हम इसको ग्राम में ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जब हम इसको निकालते हैं तो 0.5, 5, 3, 8 एंड 3, 2, 5 ये आएगा हमारे पास 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम मास इज ए फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर हमें फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है तो ये बनाता है Mg+2 एंड 2Cl-। तो यहाँ हम जब फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीशियम का होता है 24 एंड क्लोरीन का 35.5, बट हियर इज 2 atoms of chlorine, तो 2 into 35.5 ये 71 and 25, 71 and 25, 6 और 9 ये निकल के आता है हमारे पास 96 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड का ही कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दे कंबाइन विद आयंस। तो आयंस से मिलकर बने होने की वजह से यहाँ हम इनका मोलर मास कैलकुलेट ना करके फॉर्मूले मास की फॉर्म में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों आज हमने अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास जो एक कंपाउंड का मास होता है, इसके अलावा फॉर्मूला मास के बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी किया। आई होप आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट केमिस्ट्री की क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।